आए हम लोग लास्ट राउंड पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट पढ़ते हुए गए हैं और आपके लिए 6th लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में एक बार फिर से बात कर लेंगे कहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट जो मैंने डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें बेसिक कंसेप्ट आपसे मैंने लिए हुए थे और जो बेसिक कंसेप्ट लिए हुए हैं वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कहते हुए जाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे कहा था, अगर कोई भी आप चार्ज लेते हुए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ चार्ज, देन डेफिनेटली इसके चारों तरफ जो भी इफेक्टिव जोन होगा, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, जहाँ तक इसका असर जाएगा, और असर जाएगा को अगर कहा जाए तो जहाँ तक इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जहाँ तक इसके एक्सपीरियंस होंगे, ये जो आपका स्पेस ऑफ या आप कह सकते हैं रीजन ऑफ इफेक्टिवनेस होगा, बस तो ये रीजन स्पेस या रीजन और कौन सा रीजन जिसमें आप कह सकते हैं इफेक्टिव, बस 2 वर्ड मैंने लिख दिए हैं। वो इफेक्टिव रीजन या स्पेस इसके चारों तरफ का किस नाम से जाना जाता था, ये आपके लिए कहलाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। फिर इसके बाद मैंने कहा था एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज विल डेफिनेटली बी डिफरेंट। और इसीलिए कहीं पर आप कह सकते हैं कहीं पर फोर्स ज़्यादा होगा, कहीं फोर्स कम होगा, यानी कहीं पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और कहीं पर वीक होगी। बढ़िया, सभी को आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक। तो मैंने कहा अगर कहीं पर स्ट्रांग और कहीं पर वीक में फील्ड की बात कर रहे थे तो फिर हमने एक डेफिनेशन ली थी और ये डेफिनेशन मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये हमने लिया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्ट फुर्ती से याद दिलाते आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप रखेंगे, जो भी फोर्स आपका आ रहा है दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मतलब आप जाएंगे कि वेक्टर ई इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जहां मैं टेस्ट की चार्ज का मतलब बता देता हूं जिसकी हेल्प से आप टेस्ट कर रहे हैं। फर्दर मैंने ये भी कहा था कि ये जो आपका Q0 है इट मस्ट बी टेंड्स टू जीरो, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q0 मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। और Q0 की वैल्यू बहुत कम इसलिए होनी चाहिए, टेंड्स टू जीरो इसलिए होनी चाहिए ताकि ओरिजिनल चार्ज के बिहेवियर को अफेक्ट करता हुआ ना जाए। नेक्स्ट इसके बाद जाएंगे, 2 छोटी छोटी चीज़ें आप निकाल सकते थे। सबसे पहले आपने निकाला था इससे यूनिट, और यूनिट आपकी आ गई थी न्यूटन पर कूलॉम। एक और यूनिट भी मैंने बताई थी, फिर मैंने कहा था वो हम अगले एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये आखिरकार कहाँ से आती है। ये तो यहाँ यहीं से दिखा सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम, इसको भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। फर्दर एक डायमेंशनल फार्मूला लिया था, और डायमेंशनल फार्मूला कितना लिया था, MLT - 2/80, और यानी इज इक्वल्स टू आपको मिल गया था MLT - 3A-1। और सबसे ख़ास बात, जब आप इंटेंसिटी की बात कर रहे थे तो फिर हमने यहाँ लिया था डायरेक्शन इंटेंसिटी का। और ये डायरेक्शन बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि अब हमें इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है हर सवाल में। इंटेंसिटी का जब भी आप डायरेक्शन लेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो भी इसका फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो लिया जाता है अवे फ्रॉम इट। यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अवे फ्रॉम इट, ये हमेशा याद रखनी है। तो फिर जाएंगे किस तरफ जाएगी, तो वो भी याद आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहा था ये होती है अट्रैक्टिव या टुवार्ड्स द चार्ज, इनवर्ड्स। वर्ड्स तो हम कई सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं टुवार्ड्स द चार्ज। इसलिए इन शॉर्ट अगर आप याद रखेंगे तो एक और स्टेटमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। और अगर इस फील्ड में कोई भी चार्ज रखा जाए तो उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। अब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज रखते हुए जा रहे हैं और हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हमारे पास हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और या फिर हो सकता है नेगेटिव चार्ज। जो फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू मैंने कहा वो आपको सीधी मिल जाएगी ऊपर से फ्रॉम द डेफिनेशन, F इज इक्वल्स टू QE या Q0E। सवाल आता है डायरेक्शन कहाँ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा लगता है, अलोंग, या आप कह सकते हैं पैरेलल। और इसी तरह से जो आपका नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है ये फोर्स होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये आप कह सकते हैं एंटी पैरेलल। तो ये मैंने कहा बहुत सारे शब्द हैं, उसके लिए आपकी इंग्लिश मजबूत हो, दैट्स ऑल। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये तो हमने एक जनरल चर्चा कर ली थी, ठीक है। इसी पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, रिकैप इसलिए कर दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाए 5 मिनट में। आए हम आज के लिए आगे बढ़ते हैं। आज अपने पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मान के चले मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है और पीछे भी मैं पॉइंट चार्जेस ही ले रहा था, तो सवाल आता है उसकी वजह से इंटेंसिटी होगी कितनी, क्या फॉर्मूला होगा, कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर 2 मीटर या 4 मीटर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो रफ कॉपी आप लिए बैठे, एक सिंपल हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाल दें फुर्ती से एक हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलें, फिगर को मैं इसी को रिपीट कर लेता हूं जिससे मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। सभी को फिगर देखने आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपकी ही शीट का फिगर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक, हेडिंग आपने डाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड। आए ध्यान से देखें, पहले मैं एक फिगर समझा देता हूँ, फिर उसको आप ड्रॉ कीजिएगा 1 सेकंड बाद। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ लेट आई हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये जो मैं बना रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास कौन सा चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू मौजूद है। और अगर पॉइंट चार्ज क्यू मौजूद है तो कहाँ मान लें, तो मैंने मान लिया ये ओरिजिन पर किसी भी मौजूद है, और इस ओरिजिन से आपको ये मालूम है 3 एक्सिस पास हो सकती हैं। एक आप कह देंगे वाई एक्सिस, एक आप बता देंगे एक्स एक्सिस, और एक हम मानते हुए चलेंगे आपकी कौन सी एक्सिस होगी, सो दैट विल बी जेड एक्सिस। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो आपके पास पॉइंट चार्ज मौजूद है, इसकी वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर आप, इस पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूँ, इस पॉइंट पी पर आप एक ये जानना चाहते हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। ये पॉइंट चार्ज क्यू ऑरिजिन मान रखा है, इससे इस जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैं मान चलता हूँ ये जो आपका डिस्टेंस है ये आर है, और यहाँ जो आपका यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर हमने क्या मान लिया, ये यूनिट वेक्टर है आपका आर कैप। कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो मैंने कहा अभी हम डेफिनेशन ले रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमें मालूम है। और इसीलिए अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितनी आ रही है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूँगा। ये मैं मान के चलता हूँ रेड कलर में मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया है। ऑब्वियस है इस पर आपका कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ये तय हो गया। और जो भी इस पर फोर्स लगेगा वो ये भी तय हो गया, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो पहले एक काम करें, एक फिगर ड्रॉ कर दें। हेडिंग आपने ले ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक्सिस सिस्टम एक्स वाई जेड फुर्ती से बना के, एक पॉइंट पी, चार्ज क्यू नॉट, वेक्टर एफ और यूनिट वेक्टर आर कैप दिखाएं। दिखा दें फुर्ती से, फिर हम आगे जाते हैं। फिगर बन जाए तो यस सर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिगर बन जाए तो यस सर बता दीजिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, चलिए अब एक काम करते हैं, जो हम थे इस फिगर के लिए एक छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा। इसमें आप लिख दीजिएगा अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, दिख रहा होगा आपको, अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज एट ऑरिजिन। पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज एट ऑरिजिन एंड आ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये भी नजर आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पी।
and a test charge q naught is placed at P. Then the intensity of electric field at P, then the intensity of electric field at point P. आए देखे ध्यान से, पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। वैसे तो सॉल्यूशन ऊपर भी लिखा है, लेकिन मैं एक बार कर देता हूँ। देखे ध्यान से, पॉइंट P पे अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कितनी हो जाएगी। जो मैंने कहा था फोर्स एक्सपीरियंस्ड एफ है, तो होगा वेक्टर ई इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो दिखा दें इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब एक मज़ेदार बात, हम लोग लास्ट टर्न पे एक चीज़ पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं वो दिखाता हूँ, तो आगे दिखाइएगा। बट वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डॉट आपको मालूम है डायरेक्शन कौन सा है, R कैप। अगले स्टेप में बता दें, बट वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। और बस कहानी ख़त्म। ज़्यादा हो तो हैंस लिख दो, इम्प्लाइज दैट से भी काम चला सकते हो। हैंस आपका वेक्टर ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वेक्टर ई था वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो ये रहा वेक्टर एफ। चलो पहले क्यू नॉट अलग से लिख देता हूँ, ये रहा आपका 1/क्यू नॉट, और वेक्टर एफ की जगह हम कितना रख देंगे साथ में, इसके लिए आप रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आराम से हर आदमी के लिए डिटेल में कर दिया है, जो शॉर्ट करना चाहें वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना अंदाज लग ही गया होगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको मज़े से कैंसिल आउट कर दें, और इस तरह से आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। और कौन सा फॉर्मूला मौजूद हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जिसे हम आगे याद रखेंगे। आ जाएं, दिखा दें। हैंस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/क्यू नॉट वेक्टर एफ की जगह इसको रख दीजिएगा, क्यू नॉट कैंसिल कर दें, एंड आई होप सो ज़्यादातर लोगों को आंसर मिल ही गया होगा। और ज़्यादातर लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपके होंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, और डॉट में होंगे आपके पास आर कैप। और एक चीज़ याद दिला देता हूँ हमेशा की तरह, द यूनिट शुड बी रिटन एज न्यूटन पर कूलॉम। यूनिट आप क्या लिखते हो जाएंगे, या आप लिख देंगे न्यूटन पर कूलॉम। निकाल दें ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले को मैं कई टॉपिक्स तक हर दूसरे तीसरे दिन पूछता हुआ जाऊंगा। व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज, और अगर आप इसे मुझे बताते जाएंगे तो डेफिनेटली, मैं तो खैर बढ़ ही रहा हूँ, आपको भी समझ में आता जाएगा हम क्या करते हुए जा रहे हैं। क्या एक क्लियरेंस हो जाती है। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं, और ये आता है ग्राफिकल वेरिएशन। तो एक अगली हेडिंग डालिएगा, ग्राफिकल वेरिएशन। वैसे कुछ लोगों ने 11th में ग्राफ पढ़े हुए हैं, उनको ज़्यादा समझने में आसानी होगी, बाकियों के लिए भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपके ग्राफ और स्टार्ट होंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इनको भी अच्छे से सीख लीजिएगा। चलें, तो एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, ग्राफिकल वेरिएशन विद डिस्टेंस। मैं आराम से समझाता हूँ, ध्यान से इधर देखेंगे। हेडिंग डाल दें ग्राफिकल वेरिएशन। आए देखें ध्यान से, आपसे दो तरह से ग्राफ पूछे जा सकते हैं, और मैं एक में ही दोनों कवर कर रहा हूँ। मैं आपसे बताता हूँ, आपसे पूछ सकता है, सबसे पहला मैं बताता हूँ नंबर 1। मैं नंबर 1 इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ लोगों ने ग्राफ पढ़े हुए नहीं हो सकते हैं। ये आपसे पूछ सकता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स और विद 1/r²। आपसे कहा जा सकता है कि ग्राफ प्लॉट करें जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का वेरिएशन दिखा रहे हो, और किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहे हो, 1/r² के। मुझे ऐसा ध्यान है, आपको मालूम है, सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, आपको मालूम है F प्रोपोर्शनेट होता है 1/r²। ये कूलॉम्स लॉ आपको मालूम है। और ध्यान से देखना, अब मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। r² के इन्वर्सली है, मेरी बात समझ में आ रही है, r² के इन्वर्सली है
लेकिन अगर आप 1/r² ले रहे हैं एज ए होल तो 1/r² के साथ आपका ध्यान जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ दूसरे कलर के, ताकि आपको ये चीज़ दिखे। इस चीज़ के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहीं मत जाएं, छोड़ें 11th 10th में भागें, कम से कम 10th पास करके सब आए हैं। ओम्स लॉ पढ़ते थे, V प्रोपोर्शनेट I, V = RI, और हर आदमी ग्राफ बनाता था 10th में, और V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती थी। स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बताती है कि दोनों क्वांटिटीज़ कैसी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अब आपको परमानेंट याद रखते हुए जाना है हर चैप्टर के लिए। जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये मैं याद रखने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्राफ आएंगे, कुछ ग्राफ हम बनवाएंगे और सिंपली एंड ऑब्वियसली कुछ ग्राफ हम नहीं बनवाएंगे, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे, बोले भैया ये ग्राफ बनाओ, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफ हमने टीचर ने नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि टीचर उसका बेसिक बता गया है, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना है। और ऐसे 50, 100, 200, 500 ग्राफ थोड़ी बनाओगे, 2, 4, 10 बना के हम लोग प्रैक्टिसाइज कर लेंगे। तो ध्यान से देखें, जैसे मैंने कहा कि आपका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आपके 1/r² के प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये कूलॉम्स लॉ था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ अभी हाल देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी हाल निकालिए, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 q/r², यानी ये भी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम ले लेते हैं E प्रोपोर्शनेट, तो ध्यान से देखना, और इसीलिए अब मैं जाता हूं इस ग्राफ पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मैंने पहले सिंपल वाला इसलिए उठाया था ताकि कुछ लोगों को समझ में आए, फिर अगले पे जाएंगे। जब आप ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देखना, तो जो आप ग्राफ बनाएंगे, मैं यहाँ लेता हूँ, ध्यान देखना, दोनों का मैं एक साथ बना देता हूँ। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, आपसे कहा जाएगा या तो आप बनाएं E का या फिर आप बनाएं F। अब E और F इन दोनों से आप परिचित हैं क्या होती हैं, और किसके रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1/r²। अगर फोर्स या इंटेंसिटी आप 1/r² के बना रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर मैं याद दिलाऊं जो नए लोग हैं, मेरा पढ़ाने का क्रम यही है कि मैं शुरू की कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूं, बड़े आराम से उसी को समझा देता हूं। क्योंकि एक चीज़ को हम 10 जगह समझाएं, उससे बेहतर है कि एक जगह उसको रुक के हम अच्छे से समझ लें। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E और 1/r², या जो आपने कहा F और 1/r², तो इनका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, वो आपको मालूम है, वो ग्राफ आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो एक काम करें, पहले इस ग्राफ को बनाएं, उसके नीचे उसका रीज़न बताइएगा, फिर मैं उसमें जाता हूँ। पहले आप ग्राफ बनाएं, ये वाला नाम डाल दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ वेक्टर E या वेक्टर F विद 1/r²। कारण बता दें, एज F प्रोपोर्शनेट 1/r² या E प्रोपोर्शनेट 1/r²। ग्राफ कौन सा बनाना है, अबे इतनी देर से बता तो रहा हूँ, जो समझाऊंगा वही तो बनाएगा, और कौन सा बनाएगा है। ये कैसे प्रश्न पूछते हो यार राज शर्मा, कौन सा बनाना है? सामने जो समझाऊंगा वही बनाओगे कि कोई तीसरा बनाओगे? नहीं तो तुम पूछोगे कौन सा बनाओगे, कहूँगा वो वाला बनाओ, वही वाला वो है। चलें ड्रॉ करें फुर्ती से, फिर सेकंड पार्ट पे जाते हैं। और जैसे ही ग्राफ ड्रॉ हो जाए मुझे यस सर लिख के भेजिएगा ताकि मैं अगले ग्राफ की तरफ बढ़ सकूं। चलें बन गए। अब अगले पे जाते हैं। अगला ग्राफ बनाने से पहले एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, और मैंने कहा ये फिर याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, और जिन्हें नहीं पढ़ा है बेचारे कम से कम पुरानी बातों को याद कर लें। 10th में जब आप पढ़ते हैं, 10th मैथमेटिक्स में NCERT में सेकंड चैप्टर आपका ग्राफ्स का आता है, जिसमें आप जो है लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप पैराबोला ड्रॉ करते हैं।
और जिन्हें शक हो दोबारा जाके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 या 3 10th का चेक कर लेना। कई तरह के पैराबोलिक और ये ग्राफ आपको बना के दिखाए गए, एक्सरसाइज ही है पैराबोला कहाँ बनते हैं। दूसरा बताता हूँ उसका इस्तेमाल, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हमने लास्ट ईयर किया था जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हमारी जो इक्वेशन आती थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर के टर्म में आती थी और इसका मतलब हम उसमें पैराबोलिक ग्राफ बनाते थे। अब ध्यान से इधर देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक दूसरे ग्राफ पे जाता हूँ और अब मैं लैंग्वेज बदलता हूँ। अब मैं लैंग्वेज कहूँगा, अब मुझे जानना है वेरिएशन ऑफ, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालें चाहे आप इसका निकालें, और मैं निकालना चाह रहा हूँ विद आर स्क्वायर, सॉरी विद आर डिस्टेंस के साथ अगर मैं वेरिएशन निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल सिंपली मालूम है कि चाहे आपका ई हो, चलो ई लिख देता हूँ यहाँ पर सुविधा के लिए, ई इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया था, यह आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। की और क्यू कांस्टेंट है, आपको मालूम ही है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर ऐसा ज़रा ध्यान देखें, ई और आर स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है, यानी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा। ई और आर का जो रिलेशन है मैंने कहा है कैसा है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिंगल पावर नहीं है, कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, कर्व्ड। और आगे बढ़ते हैं, जब इस ग्राफ की हम चर्चा और आगे करेंगे, हल्का सा पहले एक्सेस बना देता हूँ ताकि इतना आपको दिखने लगे। अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा वेरिएशन डिस्टेंस के साथ में दिखाऊंगा, या तो ई का और या मैंने कहा आप किसका ले सकते हैं, एफ, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक ही है, वो भी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, वो भी वही चीज़ है। सवाल आता है, अब अगली बात देखें, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ई और आर कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब और क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कम होते जाएंगे। इसका मतलब ध्यान देखना, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे होंगे आपका ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। और इसीलिए हम जो कर्व फॉर्म करते हैं, इस कर्व को मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल हर आदमी को साफ दिखे। ये कर्व आप देखेंगे ऐसा आता हुआ जाएगा। और इसके बाद सबसे खास बात बताऊंगा, इस कर्व को यहाँ ला के मिला मत दीजिएगा, लास्ट में एक कर्व हो जाता है पैरेलल। अब आप पूछेंगे ये लाइन पैरेलल क्यों हो जाएगी, ये लाइन पैरेलल इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ई 0 हो जाए ये तभी पॉसिबल है जब आर स्क्वायर की जगह आप इन्फिनिटी रखेंगे। और अगर आर इन्फिनिटी है तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी पे मिलने वाली लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। चाहे तो आप 10th के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर याद करें, चाहे तो आप मैथमेटिक्स की 9th की थ्योरम याद करें, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। जहाँ से भी आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, फिजिक्स या मैथ्स, लेकिन ये कन्फर्म है अगर आप ये कह रहे हैं कि ई की वैल्यू तभी 0 होगी जब आर इन्फिनिटी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन कैसी जाएगी, ये लाइन लास्ट में मिलेगी नहीं, ये लाइन जाएगी पैरेलल। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ को बनाते समय मिला मत दीजिएगा, लास्ट में लाइन पैरेलल करके छोड़ दीजिएगा। तो अब एक काम करें, ये वाला ग्राफ बनाए, अगला वेरिएशन ऑफ ई और एफ विद आर। और आराम से बनाएं, इसलिए दोनों टाइप के ग्राफ समझा दिए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। और इसलिए उन्होंने कहा ये फंडामेंटल ग्राफ हैं, ये आपको हर जगह लगेंगे, बस नाम बदलते रहेंगे, टाइप वही बनी रहेगी। और टाइप आपको सारी समझ में आ जाए, बस ये सिंपल ही चीज़। चल रहा है ना वो, चले बना दिया ग्राफ इतना, ठीक है। बस एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए हो सकता है कि इन्वर्टर बीच में जाए, और अगर इन्वर्टर गया तो आपकी क्लास अपने आप
बंद हो जाएगी तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, वहीं से अपन छुट्टी मना लेंगे, ठीक है ना, ये हो सकता है। और बाकी चलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली तो ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने कहा तो दो बातें समझ में आ गई। पॉइंट चार्ज यूएस फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। और अगली चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन कर दी ग्राफिकल वेरिएशन। अब अगली चीज़ देखते हुए जाता हूँ, इसके बाद ध्यान देखें कुछ छोटे छोटे सवाल आपके लिए, और बहुत पिद्दी से सवाल जो मैंने कहा था सिंपली बेसिक लेवल, जीरो लेवल सवाल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस की वजह से आपको 1 एंगस्ट्रॉम पर हीलियम न्यूक्लियस ध्यान जा रहा है, तीसरी बार अब आपके सामने फिर प्रेजेंट है। और इसलिए मैंने कहा, अब इसीलिए कहा था कि शुरुआत में भैया जो शुरू से न्यूमेरिकल लगाता हुआ जा रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और बाकी जो है धीरे धीरे इस दौड़ से अपने आप धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए नहीं हम कर रहे होंगे, वो अपने आप ही हो जाएंगे। 2He4 जब आप हीलियम न्यूक्लियस लिखेंगे तो आज तीसरी बार बता देता हूँ आपका चार्ज का कितना हो जाएगा। चार्ज 2 प्रोटॉन्स के बराबर होगा, यानी कि 2E। अब कह रहा है आपको निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, और व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर एंड फोर्स, बाद में देखेंगे। जैसे आप इंटेंसिटी निकालते हैं, क्या आपको याद है E इज इक्वल्स टू होता है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 1/4πε0 Q/r²। अगर ये याद है तो आपका ये हो गया 9 × 10⁻⁹ Q। Q आपको मालूम था ये है, और अपॉन r²। 1 एंगस्ट्रॉम कह रहे हो, अब ये भी हमें मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। चूँकि हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, और 10⁻10 का स्क्वायर ऐसा है जो हम ओरल कर सकते हैं, तो इसलिए इसका स्क्वायर करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसलिए मैंने कहा था इसी सिंगल लाइन में यहाँ से यहाँ तक मेरा आंसर भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻20, इनको ऊपर कर लीजिएगा, 10 पावर +20 +9 +20 +9 का मतलब हो जाएगा 29, और 29 - 19 यानी आपके पास होंगे -10, सॉरी प्लस के 10, ठीक। और कुछ बच रहा होगा, आपके पास बच रहा होगा 9 × 2 = 18, 18 × 1.6। मुझे लग रहा है 18 × 1.6 आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे? कर लें, 16 8 जा शायद कितने होंगे, 128, 8 12 कैरी, 16 1 जा 16, और 12 16 और 12 शायद होंगे, तो जाना चाहिए 28.8 इंटू, और बाकी मैंने कहा कैलकुलेशन से चेक कर लीजिएगा। आई नेवर गारंटी कि मेरी कैलकुलेशन सही होगी, ठीक है ना। फिर पिछले टर्न्स की तरह एक बार फिर से बता दूंगा, बीच में मीटिंग अभी ख़त्म होगी एक बार, ठीक है, अगले 5-7 मिनट बाद उसको रिज्वाइन कीजिएगा। 28.8, बढ़िया, लोगों का कहना है ये आंसर सही है, यानी कुछ इंटू डिवाइड मुझे भी आने लगे तुम लोगों के साथ रह के, ठीक है। अभी इसका एक दूसरा पार्ट और था, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। आए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और मैंने कहा ये पार्ट सिर्फ इसलिए है कि आपको नॉर्मल जनरल फॉर्मूले याद हो जाए। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स आपको मालूम है कितना होगा, आपका F = होता है, ये क्वेश्चन हम लास्ट टर्न में भी कर रहे थे, F = QE। आराम से, कहीं कोई जल्दी नहीं, F = QE करोगे, किस पर फोर्स निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम ही है 1.6 × 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हैं 28.8 × 10⁻10, और इसलिए मैंने कहा भैया अब इतना इंटू 28.8 और 1.6 आप कर सकते हैं, तो ये मैंने मान लिया ये रहा आंसर, और साथ में हो गया न्यूटन। हाँ, मेरे काम केवल इतना बताना था नेचर कैसा होगा इस फील्ड का या फोर्स का। तो ये आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप बताएंगे नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा,
तो नेचर आप बता सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कर दें सॉल्व मजे से और करते जाएं। बढ़िया, गुड वन, अट्रैक्टिव सही है। आप कर दें, बाकी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट फुर्ती से, फिर हम एक और बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनके बाद आगे। और मीटिंग अगर एंड होती है तो उसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। कर दिया कंप्लीट। हो गया सभी का? चल, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल सा। अब क्यू कार कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके, +5 × 10⁻19 कूलॉम, और एक दे रहा है +20 × 10⁻19 कूलॉम। दो चार्जेस हैं आपके पास। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आपको याद आना चाहिए, ये सेम क्वेश्चन हमने जो है कूलॉम्स जिसके लॉ के जो क्वेश्चंस लगा रहे थे उसमें किया था। दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर किस जगह आपके फोर्स 0 होंगे, और ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी फोर्स है तो उसी पैटर्न से निकलेगी। आपको ये याद दिला देता हूँ, जब दो लाइक चार्जेस का सिस्टम था तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था वो उन दोनों चार्जेस के बीच में आता है कहीं, और जब दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आता है, उन दोनों के बाहर आता है। रेफरेंस के लिए मैंने कहा जो पिछले सवाल आप कर चुके हैं उनको रेफ़र करें, और इसमें मैंने कहा सवालों को सीखते हुए जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप अब रिपीट होना धीरे धीरे शुरू होती जाएगी। आए मैं चलता हूँ सिंपल वे में। मैं ले लेता हूँ, अपने पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के लिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस। चलो बढ़िया, इस बार जो आपके चार्ज हैं उनमें से एक है +5 × 10⁻19 और दूसरा चार्ज है आपको नजर आएगा +20 × 10⁻19, और दोनों चार्जेस हैं। इसका मतलब ध्यान देखना, हिंट हमें क्या मिल जाती है कि लाइक चार्जेस हैं, तो जो अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा वो कहाँ आएगा, वो इनसाइड आएगा। ये हमें पहले ही समझ में आ गया, क्योंकि अब हम इतना सीख ही चुके हैं। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने निकाल दिया, ये है आपका डिस्टेंस 2 मीटर। जब आप डिस्टेंस 2 मीटर निकाल देंगे, ठीक, मैं मान चलता हूँ आपकी जो इंटेंसिटी 0 है, किसी भी एक पॉइंट P पर 0 है। बनाते जाएं फिगर मेरे साथ साथ, वही पुराना काम फिर होगा। एक तरफ से मानेंगे डिस्टेंस x और दूसरी साइड से आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने पिछला जो कूलॉम्स लॉ वाला क्वेश्चन था वो किया होगा उन्हें बिल्कुल याद आ गया होगा। यही हम था काम तब भी कर रहे थे। एक्चुअली आई एम नाउ रिपीटिंग द क्वेश्चन, और इसलिए मैंने कहा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप सीखते हुए जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। नाउ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। एक जगह आपका आ गया x और एक जगह आ गया 2 - x। और अब अगली बात, इस यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों इंटेंसिटीज़ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चेक कर लो, +5 इसकी इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम इट, यानी E1 पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम दी चार्ज जाती है। इस पॉजिटिव चार्ज की कहाँ जाएगी, तो इसकी भी अवे फ्रॉम दी चार्ज जाएगी, तो ये जाएगी आपकी, और ये मैंने मान लिया ये अपना क्या है, ये हो गया E2। तो बस दिखा दें मजे से, फिगर बनाएं और 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं आपकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो, इसको आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम हो, कुछ भी कहना चाहें, तो होना क्या चाहिए, आपका होना चाहिए E1 इज इक्वल्स टू कितनी आनी चाहिए, E2 आनी चाहिए। और E1 इज इक्वल्स टू E2 लोगे, फॉर्मूला मालूम ही है KQ/R²। KQ है आपका 5 × 10⁻19 अपॉन R², जो हमारे पास है x² इज इक्वल्स टू Q बोलें तो 20 × 10⁻19 और अपॉन R², यानी कि आप कह देंगे 2 - x²। वैसे तो आप समझदार हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कर दें, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, ओरली कैलकुलेट करा दूंगा। और मेरा अंदाज़ा ओरली आपका कैलकुलेट हो भी जाना चाहिए। जिनका ना हो पाए वो आराम से एक आध लाइन खर्च करके करना, बाकी इतना तो पहुंच ही जाए फुर्ती से। बढ़िया, x की वैल्यू भी आपके आ जाती है, गुड वन। चलें, जैसे यहाँ तक आप आएंगे, मैंने कहा कि आपका कैंसिल हो जाएगा, 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 - x अंडर रूट भी ले लेना, तो 2 - x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4x² का अंडर रूट होगा 2x, 3x बराबर 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। शायद अमन सिंह ने लिखा हुआ आंसर है ना, 2/3 सही है। और मीटर और लिख दीजिएगा, दैट्स ऑल। मैंने कहा ये तो यार खुद ही कर सकते हो, कैंसिलेशंस कर दें और फिर हम बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कहा मेन जो चीज़ थी वो ये समझ में आ जाए कि हमारा E1 बराबर E2 आएगा। सॉल्यूशन तो खैर आपको खुद ही करने हैं भैया, हर बार पेपर में भी, ठीक है, करें आराम से। कर दिया सभी ने? चले, हो गया, बढ़ जाऊँ आगे। आ जाए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ले लेते हैं। और अब की बार देखें ध्यान से, फिर एक बार आप, ठीक आए, और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ध्यान देखना, जैसे आपने E, A और ये निकाले थे, ये मैंने मान के चलता हूँ ये अपन ने फर्स्ट स्टेप लिया था। अब हम चले जाते हैं इसी का सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप अब बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ऐसे मैं EB और ED निकालूंगा। जब मैं EB निकालूंगा तो मेरी EB आएगी 9 × 10⁻9। R तो मुझे मालूम ही है 1/2 होना ही है, सही है ना, R²। केवल चार्ज देख लूँ, B वाला चार्ज कितना था, 3, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 3 × 2 = 6, 9 जा 6, 9 जा कितने होते हैं, 54। चलो 54 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलॉम। और ऐसे ही एक लास्ट निकालेंगे ED भी वही निकालेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू डी वाला भी आपका एक मज़ेदार बात है, ये भी 3 ही है, ये 3, और चलो अपॉन का यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, चल जाएगा। और मज़ेदार बात है ये भी, 3 × 2 = 6, 9 जा 54 हो जाएगा, 54 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलॉम आ जाए यहाँ तक। EB और ED दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें 10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन हमारा लगभग अपने एंड पर और अपने कंसेप्चुअल एंड पर भी पहुंच चुका है। ठीक, छोटा सा एक काम कर लेता हूँ अभी सुविधा के लिए, यहाँ लिखने की जगह बनी रहे, इसलिए अभी इनको मिटा लेता हूँ, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल फिगर में बने हुए हैं। चलें बढ़ जाए,
झटके से ठीक पहुंच गए यहाँ तक। और जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, अब लास्ट काम ज़रा इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है? इन दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा भैया। यही कहा, यही है फिज़िक्स। फिज़िक्स यानी कि स्पिन अटैक। ऑफ स्पिन की बॉल, ऑफ स्टंप की बॉल लगेगी लेग स्टंप पर जाके, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो तुमने सोचा बढ़िया तब माइनस किए थे, अभी माइनस कर देता हूँ। यहाँ एक से दूसरा नहीं चलता, यहाँ तो हर चीज़ देख के चलती है। और इसलिए अब ध्यान जाएगा ई बी डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये आपका आएगा ई बी प्लस ई डी, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। खुद ऐड कर सकते हो, 54 प्लस 54 यानी कुल मिला के होगा 108 ही होगा। हाँ 108 ही होगा। और साथ में थे 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलॉम। ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 2। और हम चलेंगे आखिरी स्टेप की तरफ। अभी भी हम आंसर तक थोड़ी पहुँचे हैं। कर दें, ई ए सी निकाल दिया था, ई बी डी निकाल दिया। और जैसे आप ये निकालें उसके बाद मुझे देखिएगा। बढ़िया, 108 आप कह रहे हैं, वेल डन। आए अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखें। और लास्ट स्टेप के लिए पहले मैं एक बार छोटा सा काम कर लेता हूँ। कर दिया। अब इस फिगर को ध्यान से देखो। अब इस फिगर में मैं दिखा देता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा। क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? ई बी और ई डी का टोटल ये आ गया है, यानी आपकी एक टोटल इंटेंसिटी यहाँ ये आ जाएगी। और जो शायद 108 आ रही है वो अपन बाद में देख लेंगे। एक ये आ जाएगी, ये इन दोनों का टोटल आ गया। ऐसे ही ई सी और ई ए, इन दोनों का टोटल आप देखेंगे हमारे पास ये आ गया था 36। ये बड़ी थी तो ये टोटल किस डायरेक्शन में जाएगा? ए के डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ए बड़ी थी। तो आपका दूसरी इंटेंसिटी कौन सी आ रही थी? वो ई ए सी आ रही थी। इस फिगर में आप मत बना देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आपके लिए मैं अलग से बनाऊंगा नीचे। अब ध्यान जा रहा होगा, हमारे पास दो इंटेंसिटी हो गई हैं, एक ये और एक ये। और ये याद होगा, किसी भी स्क्वायर के डायगोनल आपस में होते हैं 90 डिग्री पर। और इसलिए अब ध्यान से देखो, हेंस अब हम अपने फिगर को हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। और अपने फिगर को मॉडिफाई क्या काम करेंगे कि हमारे पास दो इंटेंसिटी हो गई हैं, दिख रही है कौन कौन सी थी? एक ये हो गई थी बी डी और एक हो गई थी ए सी। एक मेरे पास है बी डी और एक मेरे पास हो गई है ए सी। और ये रही ई बी डी और ये आपकी आ रही है ई ए सी। और ये आपको मालूम है डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होना है? 90 डिग्री के दो वेक्टर्स का टोटल आपको मालूम है। 90 डिग्री के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड स्क्वायर। और इसलिए आप बताएंगे हेंस। अब हम अपने आंसर पर आ जाते हैं, हेंस रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट चलो काले से लिखता हूँ, मज़ेदार दिखता है ना। रिजल्टेंट आप बताएंगे ई इज इक्वल्स टू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ई ए सी का स्क्वायर प्लस ई बी डी का स्क्वायर। और ये आपका निकल आएगा अंडर रूट ऑफ, एक तो था 108, एक कितना था? एक था, कहाँ चला गया? 36 था। एक 36 है और एक 108 है। करोगे तो मैंने कहा अब इसका अंडर रूट लेने में आधे बेचारे इसमें अंडर रूट में ही भटकते रहेंगे। देखो ध्यान से इधर, एक मिनट के अंदर देखें इस लाइन के सॉल्यूशन के लिए जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। और कमज़ोर इसलिए नहीं, उन्हें मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ी नहीं, इसलिए उन्होंने सीखी नहीं। इसका अंडर रूट निकालता हूँ सिंगल लाइन, 10⁻⁹ स्क्वायर, 10⁻⁹ स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, ये 10⁻⁹ बाहर हो गया। 36 का स्क्वायर इसमें दिख रहा है, 36 3 जा 108, ये भी नज़र आ रहे हैं। 36 का स्क्वायर ये बाहर हो जाएंगे। अंडर रूट में इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 3 जा का स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9,
कुल मिला के आपका हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁹ और साथ में √10। चाहें तो √10 की आप डेसिमल में वैल्यू रख दें 3.1, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। 3.1 से 36 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल भी निकाल सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से एक स्टेप और न्यूटन पर कूलम्ब आपका आंसर ख़त्म। चलें बढ़ जाएं। बढ़िया 113.84 वेल डन। तो बस ये समझ में आ जाता है कि इस ढंग से आप अगर स्किल्स का इस्तेमाल बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशंस में करेंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और आप पेपर्स को अपने, चाहे वो मेंस के पेपर हों, चाहे किसी के नीट के पेपर हों, चाहे मैंने कहा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हों या कैलकुलेटिव स्किल्स, कल को बैंक, एसआई और इस टाइप का भी कोई एग्ज़ाम देते हो, सब में कैलकुलेशंस आती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से। ये स्किल्स भैया सीखनी ही पड़ेंगी अगर कुछ करना है तो। ठीक, बढ़ जाए आगे। फिर हम एक और क्वेश्चन निकालते हैं अगला। करें कंप्लीट। चले इतना बहुत है यार, इतनी हिंट लिख दो, बाकी कैलकुलेट खुद कर लेना, उसमें कोई ऐसा देखने की जरूरत नहीं कि हर आदमी कहे नहीं मैं कैलकुलेशन यहीं से छापूंगा। एक और क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देखें ध्यान से। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस टर्न्स। क्या क्वेश्चन कहता है, जरा देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, क्वेश्चन हम लोग लास्ट टर्न्स पे कर रहे थे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट दिस मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तब ध्यान होगा तब फोर्स निकाल रहे थे, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्यों कहता हुआ जा रहा हूँ, सीखते हुए जाना। अगले चैप्टर में हम ऐसे ही x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और हर बार हमारा आंसर एक ही चीज़ पे बेस्ड होगा, एक ही कंसेप्ट पर, वो याद आएगी। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, इसलिए अब इसको फुर्ती से लेते हैं। एक बार आपको फिगरेटिव बना के दिखा देता हूँ फिर से। क्या करना है आपको लेना है, आपको ये रहा ओरिजिन x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। आपने चार्जेस रखे हुए हैं, और कितने चार्जेस रखे हैं, सारे चार्जेस हैं आपके Q, Q एंड Q। और आपसे कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 0। बनाते हैं मेरे साथ साथ, रुकिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारा डन है, तो आप चाहें तो इसे तेज़ी से कर सकते हैं। बना दें। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आएगी, वो आपकी आती है E1 + E2 + E3 प्लस एंड सो ऑन। जब आप जाएंगे तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे साथ साथ करते आइएगा, रुकिएगा मत। इन पर हम लोग वेट नहीं करेंगे कि आप लिखें। क्या होगा ध्यान देखना, 1/4πε0 Q/r², 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 सब में 1/4πε0 कॉमन आएगा। और ध्यान, चलो एक ही चीज़ कॉमन करता हूँ, नहीं तो तुम अटक जाओगे। कितना आएगा, Q/r², 1 मीटर, Q/r², Q/ और प्लस Q/ एंड सो ऑन। लास्ट का हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 1/4πε0 के साथ Q कॉमन, हमारे पास होगा 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन। और अब आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, बायोलॉजी वालों को केवल याद दिलाने के लिए मैं याद दिला देता हूँ। फ्रॉम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा गया था इसको, और आपसे कहा था S इन्फिनिटी, ये आपका होगा A/1 - R। ए कहा था फर्स्ट टर्म, R कहा था रेशियो। मैथमेटिक्स वाले कहेंगे कॉमन रेशियो, मैंने बायोलॉजी वालों को और सिंपल कहा था कॉमन ऑमन छोड़ो, रेशियो। भैया जो रेशियो आ रहा हो ख़त्म। और इसीलिए आपका E net = कितना हो जाएगा, E net आपका आएगा
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मैं कहा था मैंने, मेरे साथ साथ चलते आइएगा। ये क्वेश्चन सबका सॉल्व है पिछले टॉपिक में भी। कितना हो जाएगा इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, आप देखेंगे चूँकि रिपीटेड है 1/4 का रेशियो फिर दिख रहा होगा, 1/4, 1/16, हर बार 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहला टर्म नज़र आ रहा होगा, पहला टर्म आपका क्या है 1, तो ये हो गया a, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1/4, और ये पूरा बोर्ड ही खिसक रहा है। और इसलिए आपका फाइनल आंसर ई नेट इज इक्वल्स टू कितने होंगे, ये होंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/4 जो हुआ 3/4, और कुल मिला के हो जाएंगे उल्टा यानी कि 4/3। तो हम कर लेते हैं, चाहे फ्रंट पे लिख दो और नहीं तो मैं तो यहीं लिख देता हूँ, छोड़ो। ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ वैल्यू रख देना, तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से तो इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें Q की वैल्यू दी नहीं गई है, तो मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में निकाल दिया है। ठीक है ना, चलें बढ़िया। 1.2 × 10⁻⁴ आप निकाल रहे हैं, Q आप सही हैं। मैंने कहा उस टर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या हो जाता है जब Q दिया हो, ये ध्यान रखना, जब वैल्यूज़ दी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, तो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में फॉलो करना, ये एक ट्रेडिशन बता देता हूँ। और जब आपको ये दिए हो सिम्बॉल्स, Q दिया है, R दिया है, तो इसको भी आप सिम्बॉलिक लेना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि इस क्वेश्चन में मुझे Q नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तो मैंने भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कैलकुलेट नहीं किया है। हाँ, अगर Q की वैल्यू दे देता 2 कूलॉम 4 कूलॉम, तो फिर हम पूरा आंसर डिजिट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो एक पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे आप निकाल दें, या आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। एक आधे स्टेप रह गया हो तो फुर्ती से करें, फिर मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, और जहाँ ये मीटिंग एंड हो जाएगी बस वहीं पे क्लास एंड मान लेंगे, वहीं एंड कर देंगे। ठीक है, बिना किसी सूचना के। कर दिया जनरली सभी ने। तो ये तो मैंने कहा पुरानी काम रिपीट था। अब एक मज़ेदार बात दिखाता हूँ, अगली बार सिर्फ हिंट दे के छोड़ दूंगा। इसी का एक पार्ट बी भी था, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अबव सेटअप इफ द कंसेक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन। अगर आपके कंसेक्यूटिव चार्जेस के साइन कैसे हो, अपोजिट हो। और अपोजिट साइन का मतलब ध्यान देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये केवल आपको समझा के छोड़ दे रहा हूँ हिंट दे के। इसका मतलब है ये चार्ज आपका पॉजिटिव रखें, ये वाला आप कैसा रख देंगे, ये नेगेटिव रख दें, ये पॉजिटिव रख दें। आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी लेकिन इसकी उल्टा भागेगी, यानी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्लस नहीं माइनस हो जाएंगी। जो भी आप पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा, ये रेक्टेंगल वाला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। इसलिए इसमें अभी तक इसको और इसको ऐड कर रहे थे, बट अब तुम्हें समझ में आएगा, चूँकि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, इसलिए ये वाली फील्ड माइनस होगी, फिर ये ऐड होगी, अगली सब्ट्रैक्ट होगी। और इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक लाइन आप लिखें, बाकी उसको आप घर पर सॉल्व कीजिएगा। और जो एक लाइन आप लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ, वो आप प्लस माइनस प्लस बताएंगे, रिजल्ट ये आएगा कि आपका आएगा E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? इसका रिजल्ट आपको मैं बता देता हूँ, इसका रिजल्ट आप फिर ही लेंगे, बस इतना यहाँ तक लिखना पर्याप्त है, इसके आगे घर में सॉल्व कीजिएगा। आंसर में ज़रूर ओरल आपको निकाल के दिखा देता हूँ, इस लाइन तक लिख दें, बस केवल एक लाइन की आपको ज़रूरत है, E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4, दैट्स ऑल। परिणाम मैं आपको बता देता हूँ, परिणाम इधर देखें। परिणाम में होगा कि आपका एक टर्म प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो, तुम्हारा रेशियो 1/4 नहीं, माइनस का 1/4 है। प्लस माइनस का इंटू प्लस, फिर अगला माइनस, फिर प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलो उल्टा कर दिया, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है, वो ऐसा कोई उसमें ऐसा ध्यान नहीं देना है।
ऑल्टरनेट ले रहे हो तो इसका मतलब रेशियो कितना हो रहा है, रेशियो इस समय हो रहा है -1/4, और -1/4 करोगे तो जो तुम्हारा 3/4 आ रहा था 3/4 की जगह 5/4 हो जाएगा, और 5/4 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। और ये मत कहना जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ये एलसीएम लेके एडिशन तुम खुद कर सकते हो, इसमें मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता जहाँ थी वो ये थी, वो मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, प्लस माइनस चेंज अपने कर लेने हैं। आए इसके बाद हम जाते हैं अब एक ख़ास सूचना पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जितने भी शाम वाले बैच के लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई के साथ जा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, उनकी जो बुकलेट है उसमें तमाम सारे क्वेश्चंस और भी हैं, और इसलिए यहाँ पर मैंने उनको एक चीज़ लिख दी है, और यहाँ पर लिख दिया है होमवर्क। ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लें मुझे से, मैं एक साइड हो जाता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ 10, 11, 12, 17, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 53, 57, 59, 60, 62 और 63। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। आज कौन सा टर्न है, वेडनेसडे, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके लिए आपका एक एक्स्ट्रा टर्न रहेगा, और उस एक्स्ट्रा टर्न पे मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस मैं अभी इन रेगुलर क्लास में नहीं कराऊंगा, इनको मैं आपको 2 दिन का टाइम दे देता हूँ, और एक्स्ट्रा टर्न आपका जो मैंने कहा वो हम कब ले लेंगे, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग में कभी लेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए मैंने कहा लेने के लिए ताकि आपको ध्यान रहे कौन से क्वेश्चन मैंने दिए थे, अपनी बुकलेट में से इनको करने की कोशिश कीजिएगा। आए अब हम एक लास्ट चीज़ पे जाएंगे, और लास्ट चीज़ आपके पास आती है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे जाओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है ये मैं ज़रूर यहाँ पर बता दूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आपको कहाँ काम में आते हैं, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो आपने पढ़ा था पॉइंट चार्ज, यानी चार्ज किसी एक खास जगह पर हो। वास्तविकता में चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं तो हमारे पास 3 तरह के चार्ज आते हैं, जिनमें से एक कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑफेनली इट इज़ नोन एज द लाइन चार्ज। दूसरा आपके लिए कहलाता है, ध्यान देखना, सुपरफिशियल या सरफेशियल चार्ज, एरियल चार्ज कहला सकता है। और तीसरा चार्ज कहलाता है आपके लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपको याद है लास्ट ईयर हम लोग पढ़ते थे कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं 3 तरह के। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं 1 डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं 2 डायमेंशनल, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है 3 डायमेंशनल। और सिंपल हिंदी में बात की जाए, आपके पास हो सकता है एक सिंगल वायर या रॉड जिसमें आप देखेंगे केवल और केवल लेंथ होगी, इट इज़ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आपके पास हो सकता है आपकी खुद की कॉपी का पेज, कॉपी के पेज को हम कहते हैं शीट, और शीट में आपका ध्यान जाएगा लेंथ है, ब्रेथ है, यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तीसरी डायमेंशन इसमें हाइट या डेप्थ नहीं है। तो 1 डायमेंशनल समझ में आ गया था। आप कोई वायर ले रहे हैं, रॉड ले रहे हैं तो ये 1 डायमेंशनल हो गए। अगर आप कोई शीट ले रहे हैं तो ये कैसी हो जाती है, 2 डायमेंशनल हो जाएगी। इसी के बजाय अगर आप कोई क्यूब ले लें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मौजूद हैं, यानी आपको समझ में आ रहा होगा इसमें तीनों डायमेंशन है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं एक लाइन चार्ज है, केवल लाइन या लेंथ है। दूसरा जिसमें आप कह रहे थे पेज में लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इसका मतलब आप कह सकते हैं इसमें सरफेस एरिया है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुपरफिशियल या सरफेशियल। तीसरा समझ में आ रहा होगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लियो है, एक्चुअली उसमें तुम कहना चाहते हो वॉल्यूम है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे आपके पास कोई एक वायर या रॉड है और उस पूरी वायर पे आप चार्ज डेवलप करते हैं, चाहे आप इंडक्शन से करें, चाहे कंडक्शन से करें, चाहे आप फ्रिक्शन से करें। आपके पास मैंने कहा कोई एक कागज़ का टुकड़ा है, शीट है, प्लेट है, इस पर आप चार्ज डेवलप करते हैं। और लास्ट मैंने कहा आपके पास कोई एक
क्यूब है, और इसमें भी आप चार्ज डेवलप करते हैं। मेरा अंदाज़ा है इन 3 फिगर से आपको इस चीज़ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं बात कर रहा था। लाइन चार्ज क्या है, सुपरफिशियल या सरफेशियल चार्ज क्या है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज क्या है। तीनों की डेफिनेशन एक ही है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया या सरफेस, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम। तो ये 3 तरह के आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। दूसरी बात ध्यान देखना, जब तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे तो इनमें एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन आती है, और वो आती है चार्ज डेंसिटी। एक बार मैं बताता हूँ, 2 और 3 बार लगेगी। चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी होती है समथिंग प्रेजेंट इन यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी ध्यान देखना, हमारे पास जो भी चार्ज डेंसिटी आएगी उसको हम यहाँ पर 3 तरह से डिफाइन कर पाएंगे, और 3 तरह से जो आप डिफाइन करते हैं ध्यान देखें। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको एक साथ तीनों मिल जाएंगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे जाओगे, इसका मतलब ही है मैं आपसे कह दूंगा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। अभी भी आपका ध्यान नहीं गया, मैं कह रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वो किस नाम से आना जाएगा, वो आपके लिए कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कुछ पढ़े लिखे लोग कहेंगे यूनिट क्या होगी, तो बता दूंगा भैया चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, हमें मालूम है। दूसरे नंबर पे जाओगे, दूसरे नंबर पे आएगी सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। अभी कोई सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी अगर डिफाइन करेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वही डिफाइन करेगा। सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू, आप बताएंगे वो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ था, ये चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तुम कहोगे यूनिट बता दो, तो यूनिट फिर मैंने कहा चार्ज यूनिट कूलॉम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर तुम्हारे छोटे भाई बहन बता देंगे। और एक लास्ट डेफिनेशन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपको समझ में आ रही होगी, रो इज इक्वल्स टू होगी क्यू अपॉन वी, यानी कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो 3 चीज़ें समझ में आती हैं। वी में हैव 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइन चार्ज, सुपरफिशियल चार्ज एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, ओवर अ सरफेस और इन अ वॉल्यूम। Then we can define the 3 types of charge densities here, either the linear charge density, charge present per unit length, superficial charge density, charge present per unit surface area, and volumetric charge density, charge present per unit volume. And the units coulomb per meter, coulomb per meter square and coulomb per meter cube। तो यही टॉपिक रहेगा जहां हम अगले टर्न पे इसी के डिस्कशन के साथ थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस यहाँ तक हल्का सा एक बार अपनी शीट से कवर कर लें, और यहाँ तक के बेटा आप अपने नोट्स बना लें। जिन लोगों ने न्यूमेरिकल करना शुरू नहीं किए हैं वो मेरा आग्रह रहेगा अगले टर्न तक न्यूमेरिकल्स अपने सारे निपटा लें, क्योंकि अब आपके न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअली रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। और अगले टर्न पर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन सब की चर्चा करते हुए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने कहा था जो शाम वाले बैच के लोग हैं उनके लिए जो न्यूमेरिकल्स का होमवर्क दिया है इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो नहीं आएंगे उनको टिक करके लिए आप रख लेंगे, कल का टाइम देंगे, परसों का हम लोग रखेंगे, एक एक्स्ट्रा बैच लेके इन 12-15 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चले, और कोई डाउट हो तो लिख के भेज दें चैट पे, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे। कोई शंका हो तो लिख के पूछ लें। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।